नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस में क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं। सामान्य अध्ययन में आपको आधुनिक भारत के इतिहास से क्लास प्रारंभ हो गई है, ठीक है। और भारत का भूगोल का भी वीडियो जल्दी आज या कल में पब्लिश हो जाएगा, वो भी ठीक है। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल। क्योंकि आप पिछले साल के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आप यूपी पीसीएस के देखेंगे या लोअर पीसीएस के देखेंगे, या जो भी वनडे एग्ज़ाम है यूपीएसआई है, या और भी जो भी एग्ज़ाम है, आप उनके अगर प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन दोनों का कितना बड़ा रोल है। वैसे तो पूरे इतिहास और पूरे भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो और वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, दोनों बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे हम पॉलिटी संविधान लेके चलते हैं तो संविधान में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक आपका अनुच्छेद और दूसरा कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, ठीक है। तो अगर वो दो तरीके से आप पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो क्या है, आपको प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, उसमें भी कला और संस्कृति अलग से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास का कला एवं संस्कृति वो भी है ना। वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ का आर्थिक ढांचा कैसा था, ये सब कैसे चलते थे, इन सब चीज़ों का आपको अध्ययन करना रहता है। और आधुनिक भारत का इतिहास वो पूरा आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद अगर आप आगे भी मेंस देना ही है, भाई आप सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे जिसमें सिर्फ प्री ही होता है, जिसमें जीएस आता है, या मेंस में भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव जीएस आता है, ठीक है ना। जैसे अभी तक पहले जो यूपी पीसीएस का सिलेबस था उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जीएस, तो यही पढ़ने से काम चल जाता था, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी मेंस है तो आपको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपका जो आज़ादी के बाद का भारत है उसका भी इतिहास आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है। और फिर अगर आप मेंस दे रहे हैं तो फिर आप क्या, विश्व इतिहास भी पढ़ना है आपको। तो आप समझ रहे हैं ना, विश्व इतिहास अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। वैसे भूगोल भी है, भूगोल भी तीन पार्ट में है मोस्टली, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और फिर क्या है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो अभी धीरे धीरे आपको दो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं और उनके दो के पार्ट हैं, एक आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जीएस का। जीएस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा है आपका सीसैट, है ना। और जैसे कि मैंने बोला था, ये कोचिंग आपका किसके लिए है, मैथ, जीएस और रीजनिंग, लेवल 0 से लेकर के हाई, ठीक है ना। लेवल आपको 0 से लेकर के टॉप तक का पूरा मिलेगा आपको, इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। अच्छा अच्छा लेवल मिलेगा। आप पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, वो भी सब आपको मिलेंगे, चाहे प्री हो या मेंस हो, ठीक है। या आप यूपीएसआई, लेखपाल, कांस्टेबल, जो भी आप उठा के देखेंगे जीएस वगैरह, वो हो जाएगा। लेकिन अभी आती है सीसैट। सीसैट में क्या आता है, मैथ और रीजनिंग। जैसे मैंने अभी ये यूपी पीसीएस 2018 का सीसैट का पेपर है, मैंने अभी इसको काउंट कर रहा था तो मैं देख के हैरान रह गया कि इसमें मैथ और रीजनिंग को मिला करके 43 क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग को मिला करके 43 क्वेश्चन है सीसैट में। और सीसैट में आपको क्या है, पता है आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैं अभी यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, यूपी पीसीएस के सीसैट में 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। उसमें क्या है, आपका 200 मार्क्स का है, उसमें आपको 33% क्या चाहिए, मतलब 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए माइनस मार्किंग के बाद, ठीक है ना, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग भी है। तो आप क्या, मैंने क्या देखा कि कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें से 43 क्वेश्चन, क्योंकि जब भी देते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके चले आते हैं। मैंने पहली बार काउंट किया कि इसमें मैथ रीजनिंग में एक्चुअल में क्वेश्चन आए कितने हैं। तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आए हैं, 43, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, ऑलमोस्ट 50%। अगर आप कुछ ना करें
और सिर्फ यही सॉल्व करें 43 के 43, ठीक है, और इनमें से 90% सही हो जाए, ठीक है ना, क्या 43 का अगर 90% आप निकालेंगे तो लगभग 37 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो अगर यही सही हो जाए तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, सिर्फ यही। और बाकी कॉम्प्रिहेंशन भी आसान होता है, वो आपको उसकी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कॉम्प्रिहेंशन उठाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। फिर फिर मैंने समझा कि नहीं है, आपको इसमें मैथ और रीजनिंग एसएससी लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा तो उस क्वेश्चन वो सारे उसी लेवल के हैं, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथ तो मैथ होती है। अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो लेवल क्या है, अगर आपने उसका बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, कि बेसिक ये होता है किसी भी चीज़ का औसत मीन्स दो संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो दोनों का योग बटे 2, सिंपल है यही। 10 संख्याओं का औसत निकालना है तो 10 संख्याओं का योग बटे 10, यही एवरेज है। ये आ गया तो अभी क्वेश्चन चाहे आसान पूछे चाहे टफ पूछे, अगर थोड़ा सा कठिन पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं। इसीलिए आपको मैथ पढ़नी है तो पूरे अच्छे लेवल से। तो मैंने अभी ये तय किया है कि जो सी सेट और एसएससी के लिए जो भी मैथ का लेवल होगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है। हाँ, अब सी सेट के बच्चे जो हैं उनको मैं बता दूंगा कि आप इसके लेवल के ऊपर मत जाएं, आपको यहीं तक काम चल जाएगा, ठीक है, तो आप वहीं तक करें। अभी एसएससी में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम दिए हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीसीएस प्री, एसएससी के प्री में कितना 25 क्वेश्चन मैथ, अभी जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें 25 क्वेश्चन कितना मैथ का, 25 रीजनिंग का, मीन्स आपका 100 क्वेश्चन आता है, और उसमें से 25 और ऐड कर लें, है ना। तो इस कोचिंग का, अद्वैत एकेडमी का क्या योगदान है एसएससी के लिए, 25 आपका जीएस भी ऐड कर लें, 25 मैथ भी ऐड कर लें, 25 रीजनिंग भी ऐड कर लें, तो आपका क्या हो जाता है, 75% हो जाता है ना। 75% मीन्स आप 75 क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश अभी नहीं शुरू किया है, उसका कुछ रीजन है, ठीक है ना। पहले हम लोग ये बहुत अच्छे से मैथ, रीजनिंग और जीएस, जब ये बहुत अच्छे से रूटीन में आ जाएगा तो फिर इंग्लिश भी करा दी जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। अगर आप इसी संस्थान से जुड़ करके एसएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको करा दी जाएगी। फिर वो इंग्लिश ऐसी होगी जो पीसीएस में, बाकी सारे एग्जाम में, जो मेंस में आती है ना, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकें, क्योंकि इंग्लिश तो आपको आता ही है, क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। यूपीएससी वगैरह में भी रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे, और मेंस में क्या होता है, एसएससी में 100 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का होता है, मीन्स 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो गया, और 200 का इंग्लिश रहता है, 200 क्वेश्चन 200 का इंग्लिश, तो कितना 400 में आपका 50% मैथ का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टोटल मैथ और रीजनिंग का, अगर अभी जीएस को छोड़ देते हैं तो टोटल मैथ और रीजनिंग का योगदान कितना हो जाता है, 250 मार्क्स का। 250 मीन्स यहाँ पे भी 2 मार्क्स का होता है, तो अगर इसको ऐसे कर देंगे तो 300 मार्क्स का, 200 आपका मेंस और 100 मार्क्स आपका प्री का, ठीक है। यहाँ पे प्री में भी आपका 100 क्वेश्चन आता है, 25 आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 25 मैथ प्लस 25 रीजनिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी देखते हैं इसमें क्या हुआ। समझ में आया ना इम्पोर्टेंस मैथ और रीजनिंग का, इसका लेवल क्या है, कैसे पढ़ाना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ। ये सीसेट का आपका रियल पेपर है, ठीक है, 2018 का, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप एक बार परिचित हो जाइए, ठीक है। और फिर मैं एक दिन एसएससी का प्री का क्वेश्चन उठाऊंगा 25 और मेंस के 100, ये सारे क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं बेसिक से शुरू करूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम फिर प्रॉपर जीरो से मैथ शुरू करेंगे और पूरा एंड तक जाएंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। आप बेफिक्र होकर तैयारी करें। अभी देखते हैं कि सी साइड में क्वेश्चन पूछे कैसे गए, ठीक है। चलो
तो आओ शुरू करते हैं सी सेट के क्वेश्चन की कहानी शुरू करते हैं। चलो ये देखो सीरीज है ये सी, इसका ये 41 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या कह रहा है। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। ठीक है, मैं अभी बोल बोल के समझा रहा हूँ, फिर मैं इसका जो फोटो स्कैन करके टेलीग्राम जो चैनल है ना अद्वैत IAS अकेडमी, उस नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्या कह रहा है। इसका सी सेट का क्वेश्चन नंबर 41 है सीरीज सी का। ठीक है, क्या कह रहा है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अब ये क्वेश्चन किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सब कॉमन है, इनसे सी सेट में पूछे गए हैं। SSC में तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक घड़ी को बेचते समय, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, टाइम लॉस हो जाएगा, आप देख लीजिए। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। एक घड़ी को उसने बेचा, ठीक है, तो आप मान लेते हैं ये घड़ी है। ठीक है, मान लेते हैं ये घड़ी है, इसका अंकित मूल्य मतलब MRP। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, आप कोई भी सामान लेने जाते हैं उसमें क्या होता है, MRP पड़ा होता है। तो मान लेते हैं इस घड़ी की MRP कितनी थी, कुछ भी थी, X थी, ऐसा मान लेते हैं, अभी इसने दिया नहीं है। और जब दुकानदार ने उसको बेचा तो कितना डिस्काउंट दे दिया, 5% का छूट दे दिया। छूट मतलब इतना डिस्काउंट दे दिया। आपकी भाषा में डिस्काउंट ज्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना, हिंदी है लेकिन डिस्काउंट ज्यादा अच्छे से समझेंगे छूट से। यदि वो 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते। किसको, दुकानदार को। ध्यान से समझना क्वेश्चन। दुकानदार ने MRP पे 5% छूट दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो 10% की छूट दे देता, कितने की, 10% की छूट दे देता, तो दुकानदार को कम पैसे मिलते, है ना। जैसे मान लेते हैं घड़ी का मूल्य कितना था, 100 रुपए, दुकानदार ने 5% की छूट पे बेचा तो कितने पे बेच दिया, 95 रुपए पे। अगर वो 10% की छूट पे बेचता, मतलब 90% पे बेचता, तो कितना हो जाता, 90 रुपीज पे देता। तो दुकानदार को तो पैसे कम मिलते ना। पहले 5% अगर डिस्काउंट देता तो दुकानदार को कितने रुपए मिल जाते, 95, 95 रुपए। अगर वो 10% डिस्काउंट देता तो दुकानदार को कितने रुपए मिलते, 90। उसका तो लॉस हो जाता 5 रुपए का। यहां से यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हो जाता, 5 रुपए का। समझ में आया, 5 रुपए का लॉस हो जाता। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 5 की जगह अगर वो 10% की छूट देता तो उसको 25 रुपए और कम मिलते। कितने रुपए कम मिलते, 25 रुपए। अब इस क्वेश्चन को 5 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक कुछ पढ़ाया नहीं है तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ डिटेल में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक अच्छा क्वेश्चन है, या प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक कैटेगरी है डिस्काउंट की, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन समझ गए कि MRP कितना था, X, छूट कितनी दे दी, 5%। अगर वो छूट 10% देता तो उसको 25 रुपीज का क्या हो जाता, कम मिलते। अभी इसको सिंपल तरीके से अभी मैं बता रहा हूं, जो एक नॉर्मल क्लास 8 का बच्चा जैसे करता है वैसे। ठीक है, और फिर शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे वो भी आप देखेंगे। ठीक है, अभी देखो MRP कितना है, X रुपए, यहाँ पे समझ में आया। फिर अगर वो कितने पे बेचता, 5% डिस्काउंट पे, तो 5% डिस्काउंट का मतलब 100% कोई चीज होती है, उसमें से 5% कम हो गया, और कितना गया, ये हो गया ना, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है, 1/100। अगर कहीं पे परसेंटेज लगा हुआ है तो इक्वल कितना हो जाएगा, 1/100। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो वही था 5% कम। 5% कम का मतलब 95%। कि कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। वो क्या बोल रहा है, 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना हो गया, 95%। तो मैंने इसको एकदम बेसिक लिखा है, क्लास 8 का बच्चा भी ऐसे ही करेगा। समझ में आया।
इतने पे उसको दिया, लेकिन अगर वो इसको 10% डिस्काउंट पे देता, 100 माइनस 10 मीन्स 90%, तो उसको क्या मिलता, 25 रुपए कम मिलता। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई। और इसको समझते हैं, उसने 95% पे बेचा, ऐसे 95% पे बेचा, फिर उसने 90% पे बेच दिया, तो उसको क्या मिल गया, दुकानदार को 25 रुपए कम मिलेगा। कम मिलेगा ना, 95% ज्यादा होता है, 90% कम होता है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो कितना अंतर होगा, 25 रुपए। सिंपल है, इसको कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक है, बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए कि क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आप बेसिक से कर ले जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है। ठीक है ना, तो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। तो अभी देखो, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वही है जो मैंने वहां पे लिखा, वही ये भी लिखा हुआ है। इसको मैंने एकदम बेसिक लिखा। अभी क्या है, अपॉन में 100 आ जाएगा, तो अभी मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड अभी छोटा है। अपॉन 100 इसके भी है, इसके भी है, तो दोनों के हर बराबर हैं, तो दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे। इतना आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी ये देखो, इसको ले जाते हैं ऊपर। ये 95 में 90 चला गया, कितना बचा, 5x 25। ये 100 है तो इंटू इधर चला जाएगा 100। ठीक है, ये 25 है। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। एक तरीका हुआ ये। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, हाँ, तो घड़ी का अंकित मूल्य एमआरपी हमने x माना था, कितना आ गया एमआरपी, 500। यहाँ पे समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि मैंने आपको बेसिक नहीं बताया है, उसके बाद में आपको एकदम, मैंने आपको चैप्टर तो पढ़ाया नहीं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर भी मैं क्वेश्चन बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको, अगर आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सिलेबस को पता होना चाहिए कि जीएस में हमें पढ़ना क्या है, पूछता क्या है, कहाँ से हमें पढ़ना है, हर एक टॉपिक का और हर एक पॉइंट, उस टॉपिक में हर एक पॉइंट का हमें डिफाइन करना है कि हर एक को, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है सिलेबस को, और फिर उसको पॉइंट बाई पॉइंट तैयार करना है। ठीक है ना, तो वैसे ही मैं आपको सिर्फ मैथ का लेवल बता रहा हूँ कि मैथ का लेवल क्या है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का मिल गया तो कोई बात नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सपोज मैंने माना एमआरपी कितना है, 100 रुपीज, कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, 5% अगर डिस्काउंट देता तो 100 का 5% डिस्काउंट देता तो कितने में देता, 95% पे। 100 से 100 कैंसिल, वो तो अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट 90 100 कट जाता है। तो 5% डिस्काउंट मतलब 95 रुपीज। कितने पे देता, 95। दोबारा कितने पे देगा, 90% पे, कितने पे, 90 रुपीज पे। ये समझ आया, 90 रुपीज पे। अभी देखो, यहाँ पे वो 95 पे दे रहा था, यहाँ पे कितना, उसको अभी कितना कम मिल रहा है, 5 रुपए। कितना कम मिल रहा है, 5 रुपए। अभी यहाँ पे रेशियो लगा दो। देखो रेशियो कैसे लगाएंगे, एमआरपी ऊपर, ये हमारा माना वाला एमआरपी है, और जो उससे आंसर आया वो यहाँ पे एमआरपी एक्चुअल, समझ रहे हो, ये आपके लिए बता रहा हूँ, एमआरपी एक्चुअल जो आएगा, और जो वहां पे दे रखा है एक्चुअल डिफरेंस। अब इसमें पुट करते हैं, एमआरपी हमने कितना माना, 100 रुपए, तो उसको कितना कम मिल रहा है, 5 रुपए। एमआरपी वहां पे कितना आना चाहिए, x रुपए, उसको कितना कम मिल रहा है, 25 रुपए। समझ गए ना, इधर एक्चुअल आएगा, इधर हमने जो माना 100, तो उसको कितना कम मिल रहा है, 5 रुपए। इधर कितना मिल रहा है, x, एमआरपी कितना है, एक्चुअल x, यहाँ पे कितना उसको कम मिल रहा है, 25 रुपए। काट दो, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 100 इंटू 5 500 हो गया। इसको और भी कर सकते हैं 2-3 तरीके से, समझ में आया। तो मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैथ बहुत अच्छे से आएगी। सीसैट आपका रुकेगा नहीं, सीसैट क्वालिफाई होके रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और जो बच्चे एसएससी के लिए कर रहे हैं, तो वो तो अभी लेवल धीरे धीरे समझ ही जाएंगे कि उनको बस पढ़ना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसएससी की भी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको आता है उनको एडवांस लेवल मिलेगा, जिनको नहीं आता है उनको 0 से मिलेगा। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ठीक।
ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है इसका। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को केवल सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। मतलब कोई है, जैसे मान लेते हैं हम ही लोग हैं, हम लोगों को सीसैट पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 45% आ गए तो हम क्या हो जाएंगे, पास। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वो केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन उसके नंबर कितने आते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, ध्यान से देखना। लेकिन उसके नंबर कितने आते हैं, 50। कितने नंबर आते हैं, 50 नंबर आ जाते हैं। और फेल कितने से हो जाता है, 4। अगर उसको 4 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास। ठीक है। कह रहा है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए 45% मार्क्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर उसने क्या कि उसके कितने नंबर आए, 50, और उसके 4 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। मतलब अगर उसके 54 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। तो कितने परसेंटेज आ जाते हैं उसके, 45। हो गया ना, रिलेशन हुआ दोनों में कि 45% अगर आपके नंबर आए और या 54 नंबर आए, दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे 45% पे पास और यहाँ पे आप 54 नंबर पे पास, तो दोनों बराबर हो गए, हो गया, खत्म। क्या पूछ रहा है अभी, तो अधिकतम अंक क्या है, मतलब वही उसका क्या है, पूर्णांक कितना है, कितने में उसके, तो हमने माना पूर्णांक कितना है, x, और उसके 45% नंबर आते तो कितना आ जाता उसका नंबर, 54। यही तो आता, पूर्णांक कितना है, x, 45% नंबर आते तो उसको कितने नंबर आ जाते, 54 आ जाते, तो पास हो जाता। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 9 5 जा 55, 45, 9 पना 45, हिंदी में समझेंगे तो, और 9 चक्का 54, ये हो गया। अभी ये 5 से ये कट जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान रखना, 5 से ये कट जाएगा, 20 पंचे 100, और 20 चक्का 120, कितना रहेगा पूर्णांक, 120 का। और 120 का 50% कितना होता है, 60, आधा हो जाता है ना, 50% का मतलब आधा, 1/2, 60, और 45% कितना हो जाएगा, 54। समझ में है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। तो ये भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज से ही था। ठीक है, ये किससे था, परसेंटेज से था। परसेंटेज से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या पढ़ा, परसेंटेज। ठीक है, अभी आप आगे देखो 43 शायद टाइम एंड वर्क का रहा है। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो 10 औरतें कितने दिन में पूरा करती हैं, 7 दिन में। ठीक है, और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को। ठीक है, इस कार्य को 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने, 5 औरतें, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में करती, कोई भी काम ले लो, कोई घर बनाना है, मान लेते हैं घर बनाना है, तो किसी घर को 10 औरतें 7 दिन में बना सकती हैं। लेकिन अगर बच्चों को लगा दी जाए, वैसे नहीं लगाना है, 14 साल तक की उम्र के बच्चों को अपराध है, ध्यान रखना। ठीक है, मान लेते हैं 14 साल से बड़े हैं, तो 10 बच्चे अगर उसी काम को करते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, 14 दिन। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज दिख रही है कि जो बच्चों की क्षमता है वो औरतों से आधी है, एक औरत से आधी है, क्योंकि दुगने टाइम कितना लग रहा है, डबल लग रहा है। 7 दिन की जगह कितना लग रहा है, 14 दिन। लेकिन यहाँ पे संख्या सेम है, 10 औरतें थी, यहाँ 10 बच्चे हैं, इसका मतलब एक औरत 2 बच्चों के बराबर काम करती, यहीं से निकल के आ रहा है। ठीक है, या इसको आप कैसे करेंगे, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, देखो m1 d1 h1 अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, कितने लोग हैं, मैन, डे, आवर, जो भी है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, कितने लोग काम करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, कितने घंटे का, लेकिन काम कितना करते हैं वो नीचे आता है, बाकी सब ऊपर आता है।
तो अगर इस पे रखेंगे तो भी आ जाएगा कि एक औरत बराबर 2 बच्चे। ठीक है, यहीं से आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी औरतें हैं यहाँ पे। देखो काम क्योंकि बराबर है इसीलिए हम ये लगा पा रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये देखो, अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 5 औरतें और 10 बच्चे उसी काम को कितने में करेंगे? 5 औरतें 10 बच्चे। यहाँ पे आपको क्या मिला? एक औरत बराबर 2 बच्चे। यहाँ पे आपको क्या मिला? एक औरत बराबर 2 बच्चे। ठीक है, मतलब 10 औरतें किसी काम को कितने दिनों में करती हैं? 7 दिन। 10 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 14 दिन में। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, एक औरत बराबर 2 बच्चे के हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल आया, यही आपको निकालना था। अगर ये आया तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो 5 औरत और 10 बच्चे, या तो इनको बच्चों में कन्वर्ट कर लो सबको, या इनको औरत में। ये सब सेम होना चाहिए, सेम उसमें। 5 औरतें मतलब 10 बच्चे, एक औरत बराबर 2 बच्चा। तो यहाँ पे कितना? 10 बच्चे ये हो गए और 10 बच्चे ये थे। टोटल बच्चे कितने हो गए? 20। ठीक है, अभी कितने दिनों में करेंगे देख लेते हैं। वही फार्मूला लगा देंगे, 20 बच्चे किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? डी दिनों में करेंगे। 10 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 14 दिनों में करते हैं, क्योंकि काम वही है, एक ही। बहुत दोनों सेम काम करेंगे ना, दोनों को वही घर बनाना है। तो 20 बच्चे मिलकर कितने दिनों में बनाएंगे? 10 बच्चे। तो सिंपल है, 20 बच्चे 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, 20 बच्चे कितने दिन हम करेंगे? 7 दिन में। सीधे बता दोगे ना। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये बेसिक है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकल आएगा 10 2 जा 20, 2 7 14, डी बराबर 7 दिन। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क है, ये भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आते कैसे हैं। हर एक चैप्टर से लगभग क्वेश्चन है इसमें मैथ से। अभी आपको परसेंटेज मिल गया, अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया, अभी आपको टाइम एंड वर्क का सिंपल मिला है, अभी टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल मैथ है। देखो क्या है, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में, नहीं ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु, औसत का है, एवरेज का क्वेश्चन है, 23 वर्ष थी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक औरत और उसके पति की औसत आयु, कितने लोग हैं? 2 लोग, तो डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया औसत। ठीक है, मतलब उन दोनों की आयु और डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितनी थी? 23 वर्ष थी। औसत कितना था? 23। तो उन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? औरत की और पति की आयु कितनी हो जाएगी? 23 दूना 46। कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद, अब देखो 5 साल बाद इसकी भी आयु कितनी बढ़ेगी? 5 साल। और इसकी भी आयु कितनी बढ़ेगी? 5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, 5 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 ऐड हो जाएगी। तो ये कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो दोनों की आयु कितनी बढ़ जाएगी? 5 और 5, तो 10 बढ़ जाएगी दोनों की। तो 5 साल बाद, क्या से 5 वर्ष बाद, ठीक है, इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? औरत प्लस पति की आयु कितनी हो जाएगी? 56। 10 बढ़ जाएगी ना, 5 और 5 56। लेकिन उनको एक बच्चा भी है। कितना बच्चा है? 1 साल का। तब उसकी आयु कितनी हो गई? 1। और इधर पे एक व्यक्ति भी बढ़ गया है, वो कौन है? बच्चा। यहाँ पे कितने लोग हो गए? 3। और यहाँ पे कितना हो गया? उसकी आयु कितनी है? 1 साल। तो ये हो गया, समझ में आया? अब पूरे परिवार की औसत आयु, औसत आयु कितनी होती है? जितने लोग उन सबकी आयु का योग बटे उनके नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्या होता है? औसत सिंपल होता है, क्या? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग मतलब क्या? जैसे पूछ रहा है इनकी औसत आयु, तो इन सब की आयु ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है ना, उस बच्चे की, उनकी औरत की और पति की, सबकी आयु क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और कितने लोग हो गए? बच्चा, औरत और पति 3, तो डिवाइड बाई 3, तो वो होता है संख्याओं की संख्या। तो अभी इन 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकालना है ना। 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना है? 56 से 57, 3 से डिवाइड किया तो 19, 19 तरीका 57।
आपका ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल समझ में आया, हो गया ये आपका 57। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इसका लेवल है। ठीक है, अब ये देखो, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन है। एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। सब चतुर्भुज के भुजा की लंबाई बताओ। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन है, एक अर्धगोला ज्योमेट्री से भी आता है, एसएससी में भी आता है ज्योमेट्री से क्वेश्चन, इसमें भी आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। एक रीजनिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, 52, ये सब आपके क्या है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। ठीक है सब। तो इसमें आपको सब कुछ ज्योमेट्री का फार्मूला बताना पड़ेगा, बेसिक बताना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे आपको मैं जनरल अभी एक रीजनिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। ये देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं है। चलो रीजनिंग है, क्या जो संबंध 3 का 11 से है वो संबंध 7 का किससे होगा। ठीक है, रीजनिंग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, जो संबंध 3 का किससे है, 11 से है, वही संबंध 7 का किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका 22, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 51। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी इसमें क्या है, देखो क्या हो रहा है, 3 से 11 कैसे आया, आपको सोचना पड़ेगा। मुझे तो पता है, मैं बता दूंगा क्या है। 3 में 3 का गुणा करो, 2 कंडीशन बन जाती है। 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 आ गया। 3 में से 3 2। ठीक है, अगर वही करेंगे 7 इंटू 3, समझ में आया। मैं गलत बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं फॉलो हो रहा। 7 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना आ रहा है, 21 2 23। 23 तो है नहीं ऑप्शन में, ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 11 आ जाएगा। 3 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, 3 का स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पे करेंगे अगर 7 इंटू 7, मतलब 7 का 7 से 7 का स्क्वायर और प्लस 2, 7 7 जा 49, 7 7 49 प्लस 2 51, आंसर डी। समझ में आया। तो ऐसे करके 2-3 कंडीशन लगाते हैं, जो भी है कंडीशन वो सब रीजनिंग में पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद उसमें से निकल आता है। ठीक है, तो ऐसा आपका रीजनिंग है, ऐसा मैथ है। लेवल है, सी सेट का लेवल अच्छा है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नहीं निकलते हैं। कॉम्प्रहेंशन में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सही होगा कि गलत होगा, क्या होगा, वो घर पे आके पता चलता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो मैथ में आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं धीरे धीरे। तो मैंने आपको एक झलक दिखाई कि सी सेट में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, लेवल अच्छा है। ठीक है, तो मैं अभी जो एसएससी की मैथ शुरू करूंगा उसी के साथ आपको इसका सारा बेसिक जो चैप्टर है मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये सी सेट के लिए भी है। जैसे पूरा अर्थमेटिक तो आपको पढ़ना ही है, एवरेज, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम भी आना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सब कुछ। और उधर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या आना चाहिए, 2D और 3D, मतलब सर्किल, ठीक है, और आपका सारे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। उसके बाद आपको क्या है, घन वगैरह, घन घनाभ, ठीक है ना, बेलन, शंकु, ये सब पढ़ने हैं आपको। और कुछ आपको ये लीनियर इक्वेशन टाइप का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी टाइम है। प्री का भी टाइम है, अभी डेट तो क्लियर नहीं है। पहले 21 जून थी, अभी वो तो नहीं होगी क्योंकि अभी तो फॉर्म ही भरे गए हैं। ठीक है, तो पीसीएस का एग्ज़ाम आगे तक जाएगा, काफ़ी आगे। पहले मेंस होगा, 2018 का मेंस होगा, उसके बाद 2019 का आपका ये आएगा। ठीक है, प्री होगा। तो आपको क्या होगा,
कि अभी ये समझ में आया। अभी आपको ये सब पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा और उसकी एक अलग से कॉपी बना लीजिए और प्रॉपर जो भी है, या कोई भी बुक होगी मैं देखूँगा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक सिंपल बुक होगी जो जिससे आप रिवीजन कर सकें या थोड़े क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। नहीं तो आप पीसीएस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं सीसेट के। पहले आप पूरा बेसिक पढ़ लीजिए उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं सीसेट के लिए और एसएससी के लिए, पूरा मैथ और रीजनिंग, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।